स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या ये सवाल आप लोगों के दिमाग में आया है? क्या करेंगे भाई? MBA करें या UPSC करें? सिविल सर्वेंट बने या एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकर बने, कंसल्टेंट बने? क्या करना है लाइफ में? सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट्स भी ले सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टडी IQ IAS ने सारी लैंग्वेजेस में बैचेस को लॉन्च करा है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन बैचेस हैं। इनको P2I बैच कहा जाता है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर एक स्टेज पर हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो फाउंडेशन का सिलेबस कंप्लीट करना हो या उसके बाद आपका रिवीजन करवाना हो, क्रैश कोर्स जिसे हम SIP बैच कहते हैं उसके जरिए, या मेंस का रिवीजन आप लोगों को करवाना हो। उसके बाद हमारे मेंटर्स की टीम आप लोगों के लिए उपलब्ध होगी एग्जामिनेशन तक, जो आपको सही तरीके से महीने में गाइड करेगी कि आपको आपकी प्रिपरेशन में कहां कहां चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। और यह चीज आपको पहले ही पता है कि टेस्ट सीरीज स्टडी IQ की बहुत पॉपुलर है, तो हम टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की अलग और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस की अलग करवाते हैं। ये सारी चीजें उपलब्ध है एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट, ओनली एट 30,000 रुपीज, अगर आप मेरा कोड यूज करें, दैट इज सांघी लाइफ। सांघी लाइफ कोड के जरिए आप जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 3 बैचेस हैं अलग अलग मीडियम में। सो फर्स्ट बैच इज इन इंग्लिश, सेकंड इज इन हिंदी मीडियम, और तीसरा जो बैच है वो है बायलिंगुअल इंग्लिश में। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, टॉप पूल ऑफ फैकल्टीज आपको सिलेबस करवाएंगी और आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह बैच शुरू हो रहा है आज 19 जून शाम 6 बजे। कोई भी बैच आप सब्सक्राइब करें, कोड एक ही यूज करना है, दैट इज सांघी लाइफ। सो सबसे पहले जानेंगे मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, MBA। तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर की नॉलेज और उसके बारे में जितनी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जितनी इन डेप्थ स्टडीज आपको करनी है, उससे रिलेटेड पूरा का पूरा एजुकेशन आप तक पहुंचाता है। उसका करिकुलम, MBA का करिकुलम इस तरीके से डिजाइंड है कि बिजनेस की पूरी सेंस आपको केस स्टडीज के थ्रू और रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू दी जाती है। डिपेंड करता है कि MBA आप किस डिसिप्लिन में करते हो। MBA हैज मल्टीपल डिसिप्लिन, और सुना होगा आपने जैसे कि MBA कोई मार्केटिंग में है, HR में है, फाइनेंस में है, इंटरनेशनल बिजनेस में है, रूरल मैनेजमेंट में है, बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन। तो तमाम ऐसे डिसिप्लिन हैं जिसमें MBA किया जा सकता है। इस चीज को सुपर स्पेशलाइजेशन कहते हैं। तो सुपर स्पेशलाइजेशन के जरिए जब आप किसी एक चीज में, किसी एक डिसिप्लिन में MBA कर लेते हैं, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, योर वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अगर मार्केटिंग कैंपेन किसी के लिए सेट कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज है, स्टडी IQ देखिए, आप अड्डा 247 देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, आप और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं FMCG कंपनीज के, रैकेट बेनकाइजर वगैरह के देखिए, उसके मार्केटिंग कैंपेन्स कौन डिजाइन करता है? MBAs करते हैं। फाइनेंस वाले फाइनेंस डोमेन देखते हैं, HR वाले HR डोमेन देखते हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर डन बाय MBAs। तो MBA की जो डिग्री है डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से करते हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज या कई कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस हैं, वो अकॉर्डिंगली आपको डिग्री देते हैं। दे गिव यू अ डिग्री अकॉर्डिंगली। उनकी डिग्रीज का नाम अलग होता है। अब क्योंकि MBA एक मास्टर्स डिग्री है या मास्टर्स प्रोग्राम है, तो वो बैचलर्स के बाद होता है। तो मास्टर्स इज बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन। भारत में उसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन MBA की डिग्री अलग अलग नामों से अलग अलग कॉलेजेस देते हैं। जैसे कि IIM जैसे कॉलेजेस हुए तो वो PGDM, सो दे वुड गिव यू अ डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और कॉलेजेस होते हैं वो PGP प्रोग्राम देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सर्टिफिकेशन, और या प्लेन MBA डिग्री कि आप MBA हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से हैं, अकॉर्डिंगली आपको डिग्री मिलती है। थोड़ा बहुत करिकुलम फर्क रहता होगा, बट ओवरऑल, ऑल इन ऑल, आप एक MBA बनते हो, यू बिकम एन MBA।
सो द बी स्कूल्स इन इंडिया डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेशन एट द एंड ऑफ द एमबीए प्रोग्राम, जो कि मैंने आपको बताया पीजीडीएम भी बोल सकते हैं, पीजीपी भी बोल सकते हैं और प्लेन एमबीए भी बोल सकते हैं। तो ये तो हुई एमबीए की बात। अब आते हैं दूसरे वर्टिकल पे जिसको कहा जाता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कुछ कुछ बॉडीज क्रिएट करनी होती है सरकार को या पार्लियामेंट को। तो उसमें जैसे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया इसलिए जाता है ताकि वो भारत सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट कर सके, यानी कि नौकरियों के लिए रिक्रूट करके ऑफिसर्स दे सके जो कि आगे चल के देश चलाएंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे। तो ये जो काम है रिक्रूटमेंट का, ये यूपीएससी को सौंपा गया है, जिसके लिए एक अलग संस्था बनाई गई है यूपीएससी के नाम से। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब कि इसको कोई सरकार हिला नहीं सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सेट है और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं या इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, वो सब यूपीएससी द्वारा करवाए जाते हैं। इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। फिर आती है आपकी सेंट्रल सर्विसेज, एलाइड सर्विसेज, बाकी रेवेन्यू, रेलवे, पोस्टल, पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज, एगमट, मतलब यूनियन टेरिटरीज भी इसमें आती है। तो जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसका काम है ये सारा काम कराना, और जैसा मैंने बताया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको प्राइमरी जो सर्विसेज होती है वो होती है 3, 2 यहां मेंशन है, आईएएस और आईपीएस, तीसरी होती है फॉरेस्ट सर्विसेज, और उसके बाद जो और सर्विसेज उसमें फॉरेन और एटसेट्रा अलग अलग सर्विसेज आती हैं। इन सब के लिए एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया एग्जाम उसको कहा जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएसई कहा जाता है। तो सीएसई एग्जाम के लिए आप अपेयर करते हो जो कि मल्टीपल स्टेजेस में होता है। तो यूपीएससी सीएसई हैपेंस इन 3 स्टेजेस, जो कि शायद आप जानते हो। पहला स्टेज है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, एंड फाइनली कम्स द पर्सनालिटी टेस्ट। So members of these 3 services serve the government of India as well as the individual states. Individual states में ही पोस्टिंग होती है। तो आप जब किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनते हो तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में ही होगा, तो आप वहां पे सबके साथ डील करते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड हो, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट से भी डील करते हो। अब जो है मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं जो टॉप रिस्पेक्टेड सर्विसेज है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में और इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बारे में। पहली जो सर्विस है आप नाम देख रहे हैं यहां पे, उसका नाम है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, ये टॉप मोस्ट पोस्ट है भारत की। जो टॉप रैंक्स होती हैं, फर्स्ट 60 या फर्स्ट 70 रैंक्स, डिपेंडिंग ऑन की कितनी वैकेंसीज है पूरे साल में, उसके हिसाब से आईएएस अलॉट किया जाता है। और आईएएस पहली 60-70 रैंक्स में खत्म हो जाता है जनरल और रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आईएएस को क्रैक करना जो है वो टफेस्ट चीज मानी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक तो वैसे ही लिमिटेड पोस्ट है, लिमिटेड पोस्ट में से भी जो भी टॉप 50 टॉप 70 में आएगा उसको आईएएस मिलेगा, और उसमें से भी जो टॉप 5-10 में आएगा उसको अपना डिजायर्ड कार्डर मिलेगा। कार्डर यानी कि आप कहां किस स्टेट में पोस्टेड रहेंगे वो चीज आपको पता चलती है। तो आईएएस अफसर जो है वो क्या काम करते हैं, व्हाट डू दे डू? एडमिनिस्ट्रिंग द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो भी भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती है, उन पॉलिसीज को फ्रेम करने के पीछे किसका दिमाग चलता है? इट इज ब्यूरोक्रेट्स। आप लोग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हो, आप ये समझ के चलिए कि आप जो पॉलिसी बनाएंगे भारत देश उन्हीं पॉलिसीज पे चलेगा। देखिए, राजनेता जो नेता होते हैं उनका काम होता है कि बस वो जाके रैली में बोल के आ जाते हैं कि हमें जी फलाना चीज करनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, लिबरलाइजेशन करना है, 10 चीजें करनी है हमें। अब उनको फॉर्मुलेट करना और इंप्लीमेंट कौन करेगा? अब वो नेता तो करेगा नहीं, ना तो वो एमपी करेगा, ना तो वो एमएलए करेगा, ना वो मुख्यमंत्री करेगा, ना प्रधानमंत्री करेगा। वो कौन करेगा? वो ब्यूरोक्रेट करेगा। तो एक विजन जो है वो देखता है एक नेता जो अपने रैलीज में और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलता है।
उसके बाद उस चीज का इंप्लीमेंटेशन, उस विजन को पूरा करने के लिए आपको जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की, जो पॉलिसी मेकिंग जानते हो, जहां पे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स की वजह से ही देश चलता है, यह बात याद रखिएगा। ब्यूरोक्रेट आप बनोगे तो आप 60 साल की उम्र में जाके रिटायर होगे और उसके बाद भी आपके अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं। बताऊंगा कैसे। नेता का क्या है, वो तो आज है कल नहीं है, 5 साल बाद सरकार बदली, खत्म हो जाएगा। ऑल्सो प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल फीडबैक फॉर एनी गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो सरकार का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें इनको फीडबैक भी दिया जाता है। तो आईएएस ऑफिसर किस चीज के लिए सरकार की हेल्प करता है या क्या काम करते हैं आईएएस अफसर्स? पॉलिसी फ्रेमिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनका प्राइमरी काम क्या है? पॉलिसी को फ्रेम करना। पॉलिसीज, जितनी भी आप पॉलिसीज देखते हैं, किसी भी फील्ड में आप पॉलिसीज देखते हैं, चाहे रूरल मैनेजमेंट में, चाहे अर्बन डेवलपमेंट में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, चाहे हेल्थ पॉलिसीज हो गई, पोल्यूशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, कि फॉरेस्ट्री हो गई, सारी चीजों में मिला के जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, वो सारी पॉलिसीज ब्यूरोक्रेट्स, जिनको आप एक सीनियर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स को सेक्रेटरीज कहते हो, उनके द्वारा फ्रेम किया जाता है। इंप्लीमेंटेशन, अब फॉर्मुलेट करा आपने, अब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन आएगा। आई एम प्रोवाइडिंग की फीडबैक टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज अबाउट द इंप्लीमेंटेशन स्टेटस एंड इंपैक्ट ऑफ द पॉलिसीज। हाईली इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कोई पॉलिसी इनइफेक्टिव है तो आपको बताने का जो काम है वो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। सो ब्यूरोक्रेट्स हैव देयर आईज एंड ईयर्स ऑन द ग्राउंड एंड दे शुड, नहीं तो फिर आपकी पॉलिसी फेल है। इट इज एब्सोल्युटली फेल्ड इफ यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अबाउट द पॉलिसी दैट यू हैड मेड, तो पॉलिसी फेल हो गई। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये चीजें होती है। आईएएस अफसरों का एक बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद अगर आप यंग एज में बनते हैं, मतलब मान लीजिए आप 25 की उम्र से नीचे क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है एक आईएएस अफसर के लिए, आप वो बन सकते हैं। मतलब वो ऑनेस्टली बता रहा हूं, वो अगर आप 30 साल की उम्र में एग्जाम क्रैक करोगे तो नहीं बन पाओगे, 22, 23, 24 तक एग्जाम क्रैक करोगे तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। और उसके सिवा आप जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, डिपेंडिंग कि आपका कैसा फीडबैक और कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यू कैन बी पोस्टेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यू कैन बी पोस्टेड एज एन आरबीआई गवर्नर, यू कैन बी पोस्टेड इन ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, स्टाफ लाइन एजेंसीज, ऑक्सिलरी बॉडीज हो गई, नॉन लेजिस्लेटिव बॉडीज या नीति आयोग जैसी बॉडीज। अमिताभ कांत सर है, वो आपकी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा क्रिएट करी गई बॉडी है, वो सीईओ है। विनोद राय साहब सीएजी थे। डॉक्टर रघुराम राजन से पहले जितने लोग आरबीआई गवर्नर बने थे, सारे आईएएस ऑफिसर्स रह चुके थे। पीएसयूज के हेड्स बन सकते हो, रेगुलेटरी बॉडीज हेड कर सकते हो, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज, मतलब कोई अंत नहीं है, एक बार आप एग्जाम क्रैक कर लो तो ये तो बात हुई आईएएस अफसरों के बारे में। फिर आती है बात, लुक एट दीज स्मार्ट जेंटलमैन, मेन इन यूनिफॉर्म। सो दिस सर्विस इज आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो एक कॉवेटेड सर्विस है, बहुत मुश्किल सर्विस है, और बहुत, आप ये समझ के चले, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल सर्विस। ऐसा मुझे, आईएएस तो खैर है बहुत पावरफुल, आईपीएस भी बहुत पावरफुल है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सर्विस है। नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत मेजर बेड़ा जो है वो आईपीएस ऑफिसर्स ने उठा रखा है। तो आईपीएस डील्स विद सिविल एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एंड क्रिमिनल इन द कंट्री विच इंक्लूड्स डोमेस्टिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन। तो डोमेस्टिक बेसिस पे पुलिस, देखिए पुलिस होता है स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि वो राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। इस वजह से आप देखोगे कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में क्राइम रेट ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। अब बिहार के अगर इतने बुरे हाल है या किसी और स्टेट के इतने बुरे हाल है, वो क्यों है? क्योंकि वहां की पुलिस इनएक्टिव है या पुलिस को पावर ही नहीं है, नेता लोग काम ही नहीं करने देते। और दूसरी तरफ अगर आप और स्टेट्स में देखें जहां से कम न्यूज आती है क्राइम की, तो वहां पे पुलिस स्ट्रांग है, क्योंकि वहां का जो है चीफ मिनिस्टर स्ट्रांग है। तो इंडियन पुलिस सर्विस, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर इंक्लूड, क्या होता है, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई हैं उन्हें ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट करना, जो इंडिया डोमेस्टिक बेसिस पे इंप्लीमेंट करना, लोकल एंड स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एंड स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की लोकल पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन उसको भी मैनेज करना आईपीएस ऑफिसर्स के कहने पे होता है। जैसे आपने सुना होगा आईजी, डीजी, डीजीपी, ये सारे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। तो वो लोकल पुलिस जो आपके घर के पास कोतवाली होगी या जो लोकल पुलिस स्टेशन होगा, उनको मैनेज करने के लिए एक ऊपर आईजी होता है, डीजीपी होता है उसके ऊपर। तो ये चीज होती है। ये रैंक्स हैं जो कि आईपीएस ऑफिसर्स अचीव करते हैं। इसमें से सीनियर मोस्ट रैंक होती है डीजीपी की।
Directorate General of Police is the highest ranking police officer in a state or the UT of India. फिर इसके पहले आप होते हो ADGP, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके पहले IG होते हो, इंस्पेक्टर जनरल, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल SP, डेप्यूटी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया है इन टर्म्स ऑफ पावर, मोस्ट पावरफुल टू लीस्ट पावरफुल। होते आप आईपीएस ऑफिसर, और जाहिर सी बात है जब आप बनोगे तो आप जूनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर हो तो आप ASP लगोगे, फिर राइज करते 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 आप जो है DGP के पोस्ट तक जा सकते हो। तो ये दूसरी सर्विस है। तीसरी सर्विस है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इंडियन फॉरेन सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि एक्सट्रीमली कॉवेटेड, वेरी वेरी पॉलिश्ड, मतलब यहां पर ये बहुत मुश्किल सर्विस है। ये लगता है देख के कि भाई आप जयशंकर साहब को देख रहे हो, ही इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड वाज एन IAS ऑफिसर एंड दैट इज व्हाई ही वाज मेड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सर्विस। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं भारत से बाहर रहने के लिए और आप प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए, यू आर प्रिपेयर्ड टू स्टे इन एनी कंट्री, क्योंकि शुरू की पोस्टिंग्स जो है वो तो भैया आपको वो नहीं मिलेगी आपको लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मेलबर्न, सिडनी, सिंगापुर, यहां नहीं मिलेगी आपको। आपको नई पोस्टिंग्स मिलेंगी साउथ अमेरिका में, आपको मिलेगी वेनेजुएला में काराकास, या आपको ब्यूनोस आयरस अर्जेंटीना में मिलेगी, या अफ्रीकन कंट्रीज में मिलेगी, बुर्किना फासो में, या सियरा लियोनी में, या कोंगो में, DRC में, नाइजीरिया में, यहां पोस्टिंग मिलती है शुरू की 10, 15, 20 साल। So you get trained over there, and as you rise the ladder of hierarchy, then you are posted in these fancy countries. फिर आप जाओगे पेरिस में, बर्लिन में, एम्स्टरडेम में, ठीक है, लंदन में, फिर आप यहां पोस्ट होगे। तो IFS के लिए you have to be very very technically sound about the Indian policies as well as the policies of the countries you are posted in, क्योंकि आप भारत के प्रतिनिधि हैं। यू आर एन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, दैट टू अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हु इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री अब्रॉड इन द रिस्पेक्टिव कंट्री यू आर प्लेस्ड। तो वहां पर जो भारत के आपसी संबंध है उस देश के साथ, वो उस कंट्री के एम्बेसडर पे, भारत के एम्बेसडर पे या डिप्लोमेट, कुछ भी बोल लो, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। सो IFS ऑफिसर, Diplomatic Service and Central Civil Service of Government of India under Ministry of External Affairs. The Foreign Secretary is the head of the service. So अकबरुद्दीन साहब जो है फॉरेन सेक्रेटरी थे, US में पोस्टेड थे, वॉशिंगटन DC में रहते थे, is the head of the service. The service consisting of civil servants, इसमें civil servants entrusted with handling the foreign relations of India, आपसी संबंध जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, providing consular services यानी कि diplomatic services, consulate services to the Indian diaspora staying over there. उस कंट्री के जो सिटीजन हैं अगर वो आना चाहते हैं तो वीजा कौन देगा? इंडियन एम्बेसी देगी, उसको हेड ये करते हैं। टू मार्क इंडियाज प्रेजेंस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीजों में मदद मिलती है थ्रू दिस। तो ये आपको मैंने ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दी दोनों एग्जाम्स की, दोनों कोर्सेज की। पहला है MBA और दूसरा है UPSC जो कंडक्टिंग एजेंसी है, और किस किस तरह की नौकरी होती है। अब सवाल आता है कि कंपेटिटिव एग्जाम्स किस तरह के पेपर होते हैं इन एग्जाम्स को क्रैक करने के या ये डिग्री लेने के। अगर मुझे MBA बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे UPSC करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो कंपेटिटिव एग्जाम्स, MBA के कई सारे एग्जाम होते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉलेज। तो ऐसा नहीं बहुत सारे होते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं जो कि आपको क्रैक करने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट इनटू अ सर्टेन कॉलेज। मैक्सिमम कॉलेजेस कैट कंडक्ट करवाते हैं या कैट का रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। तो कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो MBA के स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप अगर कैट का एग्जाम क्रैक करते हो तो आप मैक्सिमम MBA कॉलेजेस में जा सकते हो। कुछ कॉलेजेस हैं जिनका अपना एग्जाम होता है, जैसे कि एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर, ZAT होता है उसका एग्जाम, फिर होता है स्नैप, मैट, तो NMIMS का, इन सबके एग्जाम्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं। और GMAT जो होता है वो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जनरली उन कॉलेजेस के लिए जो कॉलेजेस अब्रॉड होते हैं। और भारत में ऐसा सिर्फ एक कॉलेज है जो कि GMAT स्कोर एक्सेप्ट करता है, एंड दैट इज ISB हैदराबाद, जिसका कैंपस मोहाली में भी है। सो दीज आर द MBA कॉलेजेस व्हिच बेसिकली हैव दीज एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड। तो अलग अलग सेक्शंस जो कैट एग्जाम में होते हैं, और मोरलेस इन सारे एग्जाम्स के जो सेक्शंस हैं वो मोरलेस सेम ही होते हैं।
इसमें आप ध्यान रखें कि तीन चीजें हैं जो कि आपको हर एग्जाम में मिलेगी। सबसे पहली चीज है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप बेसिक मैथ न्यूमरेसी कह सकते हो। अब वो कितनी बेसिक है, तो बेसिक की डेफिनेशन वेरी करेगी, लेकिन आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ अ लॉट। मैथमेटिक्स, क्वांट, अलजेब्रा, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स एंड ट्रस्ट मी, इट इज गेटिंग वेरी वेरी कंपेटिटिव। तो इस स्पेस में अगर आप, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए एक ही तरीका लगेगा और वो है प्रैक्टिस। देयर इज नो अदर वे। दूसरा जो सेक्शन है दैट इज इंग्लिश। देखिए, कुछ भी कहिए, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। यू हैव टू बी सक्सेसफुल बिकॉज नाउ इट इज नो लॉन्गर यू आर कन्फाइंड ओनली टू इंडिया। आप सिर्फ भारत की चार दीवारी में या अपने स्टेट की चार दीवारी में कन्फाइंड नहीं है। आज की ग्लोबल दुनिया में आपको यह चीज रिक्वायर्ड है कि आप बाहर जाओ तो आप इंग्लिश बोलो। इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए हर हालत में, यह बात याद रखिएगा। आपको बहुत हेल्प होगी, हर फील्ड में हेल्प होगी। ट्रैवल करना आसान होगा अगर आपको अंग्रेजी आती है। तो मेरी बात माने, ये बहुत काम आएगा आपके करियर में। इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है। अब ये सुनने में चाहे आपको जैसा मर्जी लगे, लेकिन इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है। हाँ, हिंदी बोलिए, हिंदी में कन्वर्स करिए, लेकिन अंग्रेजी भी जाने। तो इंग्लिश भी एक बहुत मेजर सेक्शन होता है जो कि कैट एग्जाम या एमबीए एग्जाम को क्रैक करने के लिए होता है। और तीसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के लिए लॉजिक अप्लाई करना है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। इसमें आपको मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, इसमें आपको इंग्लिश नहीं चाहिए, लॉजिक चाहिए। ये कोई भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकता है कि उस फोटो में ये आपकी बुआ की दादी का फलाना का कुछ ये लगता है, तो वो आपके रिश्ते में क्या लगा। अब ये जवाब जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपके फादर भी दे सकते हैं, आपके घर में कोई दे सकता है, कोई सड़क चलता इंसान दे सकता है, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। लॉजिकल रीजनिंग कि फोटो में जो इंसान है वो आपका क्या लगा। ठीक है, एक टेबल है, तीन लोग ऐसे बैठे हैं, तीन लोग ऐसे बैठे हैं, तो आप बताइए इसके चौथे पे कौन बंदा बैठा हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ी सी क्लेवरनेस चाहते हैं, मतलब हल्की सी चालाकी आपके अंदर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी एबल टू क्रैक दिस। और ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए फास्ट। तो मोरलेस आपको सब क्यूए, क्वांट, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज इंग्लिश। जैट एग्जाम में भी यही है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, जनरल नॉलेज। जीके इसमें पूछी जाती है, जीके उसमें नहीं होती है। फिर यूपीएससी पे आते हैं। तो मेरा एमबीए के लिए मोटी मोटी बात ध्यान रखें कि एमबीए के लिए आपको ये तीन सेक्शंस में परफेक्ट होना, तीनों में इंडिविजुअली परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि तीन में से दो सेक्शंस बहुत अच्छे हुए, तीसरा अच्छा नहीं गया, क्योंकि आजकल एक तो होती है टोटल कट ऑफ, दूसरी होती है सेक्शनल कट ऑफ। हर सेक्शन भी आपको क्लियर करना है। फिर आते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन के स्टेजेस पे। यूपीएससी का एग्जाम जो है वो तीन स्टेजेस में कंडक्ट होता है, जैसा आपके सामने मेंशन है। पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम। दूसरा है मेंस एग्जामिनेशन। तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट। तो तीन स्टेजेस में एग्जामिनेशन है, जो कि तकरीबन एक साल से थोड़े से ऊपर का प्रोसीजर है, एक साल का प्रोसेस है। जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है और जब तक आपका मेरिट रिजल्ट आता है, तब तक 10-11 महीने हो जाते हैं। और अगर इसकी तैयारी का भी पीरियड आप इंक्लूड करें तो 1.5 से 2 साल का पीरियड है। बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स, कीप इन माइंड योर पर्सनल इंटरेस्ट। बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है आपको एमबीए या यूपीएससी में क्या चीज चूज करनी है। और इसी सवाल का जवाब मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं। अब आप ये चीज सोचिए कि आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। आपको दोनों में से क्या चाहिए। सो डू यू वांट मनी और डू यू वांट रेप्यूटेशन। क्या आपको पैसा चाहिए या आपको रेपुटेशन चाहिए। अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हो तो सिविल सर्वेंट बनने पे आपको रेपुटेशन मिलेगी, पैसा भी ठीक ठाक मिलता है, लेकिन एमबीए बनने को आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, 10 टाइम्स, 10 गुना, और वो 50 गुना भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कितने अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट हो या सेल्स एक्सपर्ट हो, उस पर डिपेंड करता है। विच करियर विल पे यू बेटर, कौन सा करियर आपको ज्यादा पैसा देगा, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, मनी और रेपुटेशन। ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस वजह से मैंने यहां पे इंक्लूड करा है कि आप सैलरी जान ले, क्या आपकी सैलरी होगी, और उसी बेसिस पे आप डिसीजन लें। आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी आज की डेट में चल रही है वो है तकरीबन 56,000 रुपए, 56,100 पर मंथ। इसके एडिशन में आपको घर, गाड़ी, ऑर्डरलीज, मेड, डोमेस्टिक हेल्प, ड्राइवर, सब कुछ मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस, एचआरए, सब कुछ मिलता है आपको। ये सब
सरकार के ऊपर है, आपको किसी चीज की पेमेंट नहीं करनी। आप आईएएस अफसर बन गए, आपको रोजमर्रे की तो चिंता करनी ही नहीं है। आपको सब कुछ जो है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। पर्सनल खर्चे ऑब्वियसली आप खुद करोगे। और ये जो है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि हाईएस्ट पोस्ट है, अगर आप यहां तक पहुंचते हैं तो 2.5 लाख रुपए प्रति महीने तक पहुंच सकती है। आईएएस ऑफिसर्स को ग्रेड पे मिलता है, मतलब ग्रेड के हिसाब से जो है प्रमोशन होता चला जाता है, विच वेरीज बेस्ड ऑन द पोजीशन हेल्ड। कि आप क्या पहले डीएम हो, एसडीएम लगते हो, फिर डीएम बनते हो, फिर ऐसे कर करके जो है आपका ग्रेड पे बढ़ता रहता है। तो ये तो आईएएस अफसर की बात हुई। रफली 6-7 लाख के पैकेज पे आप स्टार्ट करते हो। अब आती है बात एमबीए ग्रेजुएट की। एमबीए ग्रेजुएट, डिपेंडिंग कि आप कौन से कॉलेज से हैं, ये रेंज करता है 4 लाख रुपए से 32 लाख रुपए प्रति साल तक। और एक्सेप्शनल केसेस में ये पैकेजेस 50 से 60 लाख रुपए साल भी जा सकते हैं। ये स्टार्टिंग पैकेजेस की बात हो रही है। दे कैन इवन रीच अप टू 50 to 60 lakhs। इट डिपेंड्स ऑन द डोमेन एंड स्पेशलाइजेशन चोजन बाय द कैंडिडेट, कि क्या डोमेन है और क्या स्पेशलाइजेशन है। एमबीए इज वन ऑफ द वेल पेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, पीजीपी, जो मैंने आपको बताया था। यू कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखिए, आपको फैंसी दफ्तर मिलेगा, आप जो है सबसे प्राइम जगह पे आपका ऑफिस होगा, हाई राइज में आप बैठोगे, कुछ 17th फ्लोर पे, 20th फ्लोर पे, 30th फ्लोर पे आपका ऑफिस होगा, फेसिंग नरिमन पॉइंट, फेसिंग द स्काई लाइन ऑफ सिंगापुर और न्यूयॉर्क और लंदन, ऐसी जगह ऑफिस होते हैं। तो आप दुनिया में कहीं भी प्लेस हो सकते हो, प्रोवाइडेड आप अच्छे हो, क्योंकि हर कंपनी को मार्केटिंग वालों की तो जरूरत पड़ती है, फाइनेंस वालों की भी जरूरत पड़ती है, स्पेशलाइज्ड लोग जो कि अच्छे कॉलेजेस से हैं, आपकी जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो और दूसरी चीज है, आजकल इतना ज्यादा एंटरप्रेन्योरल पैशन हो गया आफ्टर शार्क टैंक, आफ्टर स्टार्टअप नॉलेज, कि आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग एन एमबीए। तो अब सवाल ये उठता है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप पैसा चाहते हैं या रेपुटेशन चाहते हैं? क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं उसके बेसिस पे ही आप डिसीजन ले पाएंगे। यू वुड बी एबल टू टेक अ डिसीजन ऑन दैट बेसिस ओनली। इफ यू वांट मनी, यदि आप पैसा चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेटर करियर ऑप्शन है टू डू एन एमबीए। और अगर आप रेपुटेशन चाहते हैं, आप पावर चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज से अच्छी फील्ड हो ही नहीं सकती। इफ यू वांट टू बी द रिचेस्ट मैन, एमबीए इज एन ऑप्शन। रेपुटेशन के लिए यूपीएससी से ऊपर चीज हो ही नहीं सकती। आप बाबू बनोगे, आपकी गाड़ी गुजरेगी, पूरे गांव के लोग खड़े होकर आपको सल्यूट मारेंगे। आप फ्लाइट से उतरोगे, 2 आदमी बाहर खड़े होंगे आपका सूटकेस लेने के लिए, आपका सामान लेने के लिए, और वो आपको बाहर तक एस्कॉर्ट करके लाएंगे, गाड़ी में बैठाएंगे, आपको छोड़ देंगे। आपको कभी टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवेज में आप कैसे भी ट्रैवल करें, आपको फर्स्ट क्लास का कूपे मिलेगा, और वहां पे भी आपके सर्विस के लिए 4 लोग उपलब्ध होंगे, ट्रेन का स्टाफ। मैंने खुद देखा है ये चीज, आई हैव सीन दिस। तो आईएएस से ऊपर कोई नहीं होता है। आईएएस बाबू जिसे बोलते हैं, बाबू से ऊपर कोई नहीं होता है। तो अब विच इज बेट टफर, कौन सी चीज ऐसी है जो ज्यादा मुश्किल है? क्योंकि ये भी एक सवाल है जो स्टूडेंट्स के मन में काफी आता है। एक तो हो गया कि आपको क्या चूज करना चाहिए, विच वन शुड यू चूज। नाउ द पॉइंट इज विच इज टफर, क्या चीज मुश्किल है? देखिए, कोई भी चीज आसान नहीं है। कोई भी चीज वर्थवाइल अगर आपको करनी है तो वो आसान नहीं होती। चाहे पैसा कमाना हो, चाहे रेपुटेशन कमाना हो, कुछ भी कमा रहे हो, वर्थवाइल तो है आपके लिए, इट इज नॉट इजी। इन दोनों के कंपैरिजन में मैं ये कह सकता हूं कि एमबीए इज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू यूपीएससी। क्योंकि एमबीए का जो एग्जाम है वो 1 स्टेज एग्जाम है। एक एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक करें, आप एमबीए का कॉलेज बैक कर ले, फिर आप एमबीए कॉलेज में घुस गए। अब एमबीए कॉलेज में आप घुस गए तो आप 2 साल में पीजीपी, पीजीटीएम जो भी है वो करके आप निकलोगे, और उसके बाद जो है आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। दैट इज समथिंग विच इज गुड। दूसरी चीज है यूपीएससी। यूपीएससी को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। ये सारी एग्जाम्स की मां कही जाती है, क्योंकि एग्जाम जो है वो 3 स्टेजेस में होता है। इट इज देयर इन 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो व्हेन द एग्जामिनेशन हैपेंस इन 3 स्टेजेस, तो उन 3 स्टेजेस के बेसिस पे आपको देखना है कि आपको हर स्टेज क्लियर करना है, और आपको हर स्टेज पे क्लियर करते जाना है इन ऑर्डर टू सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में पहुंचने के लिए प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करते हैं। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है जिसके मार्क्स जुड़ते नहीं है। फिर आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, आप पहुंचते हैं मेंस के लिए। मेंस एक सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग एग्जाम है। मेंस जो है, आप ये समझ के चले, मेंस इज इट टेस्ट नॉट ओनली का नॉलेज तो टेस्ट करता ही है, वो तो हर एग्जाम करता है दुनिया का। वो आपकी रेजिलियंस को टेस्ट करता है, आपकी झेलने की क्षमता को टेस्ट करता है। अगर आप मेंस के खिलाड़ी रहे हो या आपने दिया है, जैसे कि मैं बता सकता हूं, तो मेंस देना इज अ सिंगल मोस्ट डिफिकल्ट। कि सुबह शाम 4-5 दिन आपके पेपर होते हैं। अब आपने 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप 1-1.5 साल से,
ठीक है, 10 की 10 सब्जेक्ट जो है वो सुबह 9 से 12 का पेपर है, 3 से 6 का पेपर है, 9 से 12 का पेपर है, 3 से 6 का पेपर है, 9 से 12 का पेपर है, 3 से 6 का पेपर है। अगर आप बहुत लकी हो तो बीच में शायद एक संडे पड़ जाता होगा, लेकिन उसके सिवा आपके बैक टू बैक पेपर्स चलते हैं। इट इज अ डिफिकल्ट जॉब। तो इस वजह से यूपीएससी टेस्ट्स एवरी आउंस ऑफ योर बॉडी, every inch of your stamina and every part of your brain, how much you can take. So UPSC is said to be the toughest, most competitive and difficult exam in the country, in the world in fact. The exam is conducted in 3 stages: prelims, mains and the interview round. हर साल 10 से 12 लाख एस्पिरेंट्स जो है वो फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स का। इसमें से अपेयर होते हैं 50%, 5 से 6 लाख लोग जो है वो अपेयर होते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। अपेयर होने के बाद इसमें से सिर्फ और सिर्फ 14,000 लोग इस साल 2023 में मेंस के लिए क्वालिफाई करें। ओनली 14,500 14,600 people qualified for mains. Out of 14,600 people, around 2,000 people appear for the interview or are selected for the personality test. इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। और 2-2,500 लोगों में से फिर इवेंचुअली जितनी सीटें हैं, 700, 800, 1000 सीटें हैं, उतनी सीटों पे आप सिलेक्ट हो जाते हो। 6 to 8 लाख एस्पिरेंट्स सिट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, 50%, 10 से 12 लाख में से 6 से 8 लाख, 15,000 के आसपास मेंस लिखते हैं, 2,500 जो है वो 2,500 जो है वो इंटरव्यू देते हैं, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आती है। तो जो चॉइस का प्रोसेस है, इट इज वेरी वेरी रिगरस, बहुत रिगरस प्रोसेस है। यूपीएससी प्रोवाइड्स यू विद जॉब सिक्योरिटी। आप सरकारी मुलाजिम हो, सरकारी नौकर हो, सरकारी मुलाजिम हो, किसी में दम नहीं है कि कोई आपको नौकरी से निकाल दे, फायर कर दे। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगा। आप पूरी की पूरी सैलरी, सारे पर्क्स लेकर ही रिटायर हो गए 60 साल की उम्र में। दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन। अब आता है यूपीएससी का सिलेबस। सिलेबस बहुत वास्ट है। तो प्रीलिम्स मेंस के स्टेज पे जो सिलेबस आता है उसे कहा जाता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज मतलब आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से सारी चीजें लिंक कर करके पूछी जाती हैं, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को छोड़ के। लेकिन ये सारी चीजें जो है आप ध्यान रखें, आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके सिवा होता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, इन डेप्थ पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है और स्कोर करना है, तभी आप यूपीएससी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। अब आती है बात, दूसरी बात कि एमबीए का क्या। इज एमबीए टफ टू क्रैक? आसान तो नहीं है, लेकिन एमबीए इससे आसान है, यूपीएससी से आसान है। यू जस्ट नीड टू क्रैक कैट, मैट, जैट इंस्टेड ऑफ क्रैकिंग 3 राउंड्स ऑफ यूपीएससी। आपको एक एग्जाम करना है और सिलेबस बहुत नैरो है, यही इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, यही चीजें आती हैं इसमें। तो ये सारी चीजें हैं, दिस इज व्हाट यू शुड नो। एमबीए के लिए जो मैंने आपको बोला, एमबीए अगर आपने अच्छे कॉलेज से करा है तब तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपका पैकेज अच्छा होगा। एवरेज कॉलेज से तो आपका पैकेज अच्छा नहीं हो सकता, नौकरी आपको अच्छी नहीं मिल सकती। अगर आप एंटरप्रेन्योर बन के बहुत कामयाब हो गए तो बात अलग है। थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग द बेस्ट एमबीए कॉलेज। अब देखिए, मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं मोटी मोटी यहां पे। पहली चीज है दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी रेजिलियंट टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू हैव डेड फोकस, रूथलेस फोकस ऑन द एग्जामिनेशन। बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ होते हैं और कंपटीशन इज कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता। ऐसी प्रतियोगिता है जहां पे अगला आके आपका गला काट देगा क्योंकि उसको सीट चाहिए एमबीए कॉलेज में। इतना ज्यादा हैवी कंपटीशन है इस देश में कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव द कंपटीशन। आपको कंपटीशन सर्वाइव करना है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहली चीज जो है वो है आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की, वो आप देखें। दूसरी चीज है, एमबीए जो है वो एक सस्ता कोर्स नहीं है, इट इज एन एक्सपेंसिव कोर्स। टॉप कॉलेजेस की हम बात करते हैं, आईएम्स, आईएसबीज और बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, इनकी फीस बहुत है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए तक जाती है 2 साल की फीस। 50 लाख तो नहीं, हाँ, लेकिन 40-45 लाख जरूर जाती है 2 साल की फीस, प्लस आपके लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होती है। एमबीए इज नॉट अ चीप डिग्री। एमबीए कम्स एक्सपेंसिव और उसके बाद आपके पैकेजेस भी अच्छे लगते हैं। तो आप ये डिसाइड करें कि आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या लोन लेकर आप कर सकते हैं पढ़ाई, फिर आप लोन बाद में रीपे कर सकते हैं। अच्छे कॉलेज से हो, लोन आपका 2 साल में उतर जाएगा, इससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कभी भी आप एमबीए कभी भी कर सकते हो, 40 साल की उम्र में भी कर सकते हो।
कट ऑफ मार्क्स बहुत जरूरी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, फी स्ट्रक्चर। और तीसरा है प्लेसमेंट ऑफर्ड। प्लेसमेंट क्या लगती है, बढ़िया कॉलेज में बढ़िया प्लेसमेंट होगी, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फैकल्टीज कौन पढ़ाते हैं, एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग कॉलेज की क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये भी एक बहुत मैटर करती है चीज। आजकल नए नए बी स्कूल्स आ गए हैं, 10 साल पुराने बी स्कूल्स, जो एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में लोकेटेड है, ग्राउंड फ्लोर पे कॉलेज है। तो वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैंपस की प्रॉपर बात कर रहा हूं कॉलेज की। करिकुलम, उसका करिकुलम क्या है, अपडेटेड है या नहीं है, और क्या वो रेलेवेंट चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एमबीए करने के बाद आप, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है और प्राइवेट सेक्टर में आप प्लेस होते हो, तो यहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। तो जॉब सिक्योरिटी इज अनदर चैलेंज इन एमबीए। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल रिपोर्ट, भारत के जो हुनर की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो एम्प्लॉयबिलिटी है, बीटेक लोगों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो तकरीबन 55% रही, और एमबीएस की भी 55% रही। मतलब टोटल एमबीएस में से 55% एमबीएस को नौकरी मिल गई। तो मतलब बाकी ऑलमोस्ट हाफ लोग जो है वो एम्प्लॉयड नहीं है। बैचलर्स इन आर्ट्स 44.2, बीकॉम को सिर्फ 42%। देखिए याद रखिएगा, बीए बीकॉम तो बेकार की डिग्री है, नाम की डिग्री है, उसके बाद कुछ नहीं होता लाइफ में। तो आईटीआई 31%, बीएससी के बाद भी कुछ नहीं होता लाइफ में। आपको इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आज की डेट में अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेनी होगी। जिन लोगों को, जैसे जिनको पता है लड़कों को कि दुकान पे बैठना है, ठीक है, दुकान पे बैठना, उनको बीए बीकॉम करा देते हैं कॉलेज से और फिर दुकान पे बैठा देते हैं लाके। जिन लड़कियों को पता है उनकी शादी होनी है 22-23 में, उनको ये बीए बीकॉम करा देते हैं और फिर शादी करा देते हैं। तो इस तरीके का काम होता है बीए बीकॉम वालों, बीए बीकॉम बीएससी। इसके साथ अगर कोई वाकई में सीरियस है पढ़ने के बारे में, तो वो ये कोर्सेज सिर्फ नाम के लिए करता है। मैंने बीकॉम ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैं बता सकता हूं कोई औकात नहीं है उस डिग्री की। वो डिग्री सिर्फ इतनी है, वो नाम की डिग्री है, क्योंकि हम बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ सीए करते हैं, जिसकी वजह से बीकॉम की इंपॉर्टेंस हो जाती है। कोई सुनता है सीए तो पूछेगा ही नहीं बीकॉम, अगर मैं बीकॉम नहीं भी हूं तो भी नहीं पूछेगा, क्योंकि सीए आप साथ में शुरू कर देते हो। और दूसरी चीज जो है कि बीकॉम ऑनर्स अगर आप करके ग्रेजुएट हो और उसके बाद अगर आप कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सीए क्लियर नहीं होता, तो वो बीकॉम ही रहते हैं, तो वो हमेशा लिमिटेड नौकरी करते रहेंगे। एमसीए 29%, पॉलिटेक्निक 21.43%, बी फार्मा 44%। इतनी एम्प्लॉयबिलिटी है इस पूरे लॉजिक में। सो व्हेन टू स्टार्ट, कब शुरू करना चाहिए, यूपीएससी हो या एमबीए हो, व्हेन डू यू हैव टू स्टार्ट। देखिए यूपीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 21 साल की उम्र और ग्रेजुएशन, और एमबीए ऑब्वियसली मास्टर्स डिग्री है तो वो ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। तो यूपीएससी के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। तो उसके लिए मैंने अलग अलग सिनारियोज आपके लिए लिस्ट करे हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स ये देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप ध्यान से देखें आपके सामने क्या सिनारियो है। क्या आप स्कूल में हैं, क्लास 10 क्लास 11 में हैं, तो आपके लिए एक अलग सिनारियो है। आप कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, आपके लिए अलग सिनारियो है। आप पास आउट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके लिए अलग सिनारियो है। आपके लिए तीनों के लिए अलग अलग सिनारियोज मैंने लिस्ट करे हुए हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आईएएस एस्पिरेंट्स। तो वंस हु आर इन स्कूल, जल्दी डिसाइड करते हैं, 10वीं 12वीं वाले। जो कॉलेज में है, फिनिशिंग द यूनिवर्सिटी एजुकेशन 2nd 3rd ईयर में, वो है। और तीसरे हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो थोड़ा लेट रियलाइज करते हैं। तीनों के लिए क्या सिचुएशन है और कैसे शुरू करना चाहिए। अगर आप स्कूल में हो, इफ यू आर इन स्कूल 10th और 12th, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, यू हैव एम्पल टाइम एंड दीज आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल ईयर्स ऑफ योर लाइफ, जहां पर आप अपनी स्किल को और अपने पढ़ने की क्षमता को, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर, आजकल तो चीजें इतनी आसान हो गई है, न्यूज़पेपर फिजिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं हमेशा फिजिकल न्यूज़पेपर ही बोलता हूं कि आप हिंदू न्यूज़पेपर उठा के पढ़ें। मेरे मायने में आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, या सिर्फ और सिर्फ न्यूज की आदत डालें। न्यूज की टीवी खोलो, इंग्लिश न्यूज चैनल खोलो, देखो क्या हो रहा है। आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ने मत बैठ जाना कि पंजाब केसरी या कोई बिहार का न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए कि 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। ये बकवास न्यूज मत पढ़ना, काम की न्यूज पढ़ना। काम की न्यूज जो है वो होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड, रशिया यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या चेंजेस हैं। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको अखबार पढ़ना है, बस आदत डालनी है, इंटरेस्ट आपको बनाना है। बताऊं कैसे स्टार्ट करो, 10 मिनट्स अ डे, बस 10 मिनट्स अ डे से स्टार्ट करो, अपने आप इंटरेस्ट आएगा, आते 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 वो आधा घंटा हो जाएगा। सबसे पहली चीज है कि आप करंट अफेयर्स की आदत डालें न्यूज़पेपर की।
उसके सिवा आप एनसीईआरटीज, आप चाहे जिस मर्जी बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड हो, आपका स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की किताबें आती हैं, जो सीबीएसई में चलती हैं, वो किताबें जरूर पढ़ें। क्लास 9, 10, 11, 12 की यू हैव टू रीड दी एनसीईआरटीज। इससे आपका पूरा बेस बन जाएगा, और जब आपका बेस बन जाएगा तो फिर आप जो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी थोड़ी आसान हो जाएगी। सो दिस इज वन थिंग, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो है वो है जो कि कॉलेज में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर। ये भी बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। आप कॉलेज में हो, आपको सिर्फ हाफ डे काम करना है, मतलब हाफ डे सॉरी पढ़ाई करनी है। कॉलेज कितने 3, 4, 5 घंटे का होता है, इससे ऊपर तो कोई कॉलेज होता नहीं है। सरकारी कॉलेज तो नहीं होता भाई। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं और पैरेलल पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। सो क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपकी जिंदगी फिर बता रहा हूं आसान है। चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडीइंग इन कॉलेज। नॉर्मली देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपकी ग्रेजुएशन का हो या ओवरलैपिंग उस चीज से हो जो आपने पढ़ा हुआ है पहले, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान होगी क्योंकि आप वो सब्जेक्ट जानते हैं। आपको थोड़ा और यूपीएससी ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि आप वो सब्जेक्ट जानते हैं तो आपके लिए चीजें आसान होंगी। दूसरी चीज है, अगर आप नहीं जानते उस सब्जेक्ट को, तो आपको फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट मेक और ब्रेक चीज है मेंस में। यू शुड ऑल्सो टेक नोट दैट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर आईएएस प्रीलिम्स। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप 21 साल की उम्र होनी चाहिए, आप हो सकते हो। एंड रियलाइज दैट यू हैव टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, सो प्रायोरिटाइज योर टाइम। टाइम, रेस अगेंस्ट टाइम है हर सिनेरियो में। और आज की डेट में दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, अगर आप 6 महीने लेट हुए, 6 महीने बाद जो चीज आप सोच रहे थे 6 महीने पहले, वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो गई है। आप कुछ नया सोचो। तो ये चीज है। बाय द मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स फॉर आईएएस प्रिपरेशन। 1 या 2 किताबें लें एक सब्जेक्ट के लिए, बस चूज करें। 1-2 सब्जेक्ट जो है वो आप अपनी सेमेस्टर, आपकी तो बहुत वेकेशंस वगैरह होती है, समर विंटर वेकेशंस, आप ये चीज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन डू। जो तीसरी कैटेगरी है वर्किंग प्रोफेशनल्स की, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कैटेगरी है। आपने लेट सोचा है कि आपको आईएएस निकालना है, लेकिन एक जो अच्छी बात है वो ये है कि आप ऑलरेडी दुनिया काफी हद तक देख चुके हैं। आप मैच्योर बच्चे हैं, तो आपके अंदर वो बचपना नहीं है, स्कूल वाला, कॉलेज वाला, वो खत्म हो गया, उसके अब परे हो गए आप बड़े हो गए हो। आपकी उम्र जो है वो कम से कम 23-24 साल होगी। आपके ऊपर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैव टू स्टील टाइम। टाइम आपको चुराना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठ के, रात को पढ़ के, ट्रैवलिंग टाइम, ब्रेक्स में टाइम, वीकेंड, हॉलीडेज, अगर छुट्टी लेते हो तो उसमें सिर्फ पढ़ाई करना। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आप नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपके कंधों पे आपके परिवार की जिम्मेदारी है या कोई भी जिम्मेदारी है, तो यही एक तरीका है आपको एग्जाम की तैयारी करने का। यू आर मैच्योर एंड विद मोर लाइफ एक्सपीरियंस, आपको डील करना आ जाएगा हाई स्ट्रेस सिचुएशन जो कि आईएएस एग्जाम देता है। एंड योर एक्सपीरियंस विल आल्सो कम हैंडी इन योर आईएएस इंटरव्यू। तो आपको स्पेसिफिक गोल्स तैयार करने पड़ेंगे, एक स्टडी शेड्यूल बना के into your work schedule. You have to utilize your commute breaks and do that work to study. Prioritize your studies and plan your work schedule accordingly. Make use of online resources such as mock tests, lectures, PDFs to supplement your learning. ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और आज की डेट में तो चीजें आसान हैं, मतलब you have those things available in front of you. तो इसमें 2 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आप नौकरी छोड़ के तैयारी करते हैं, दूसरा है कि आप नौकरी में रहते हुए तैयारी करते हैं। अगर आपने नौकरी छोड़ के तैयारी करी तो आपके पास टाइम बहुत है, यू हैव टाइम टू फोकस, योर अटेंशन विल नॉट बी डाइवर्टेड टू अदर थिंग्स, क्योंकि आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो। कोचिंग क्लास ज्वाइन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और फुल टाइम आप तैयारी करें, आंसर राइटिंग करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो अच्छे से तैयार करें, तो प्रोज है क्योंकि टाइम है आपके पास। अगर आप नौकरी नहीं छोड़ते हो तो आपके लिए रेस अगेंस्ट टाइम है। आप ये सोच के चलिए कि अगर आप नौकरी छोड़ के, मतलब आप सोचे देखिए कॉन्स क्या है, नौकरी छोड़ दी, सो योर मंथली सैलरी विल स्टॉप। दिस कैन अफेक्ट योर लाइफ अनलेस यू हैव सफिशिएंट अमाउंट इन योर सेविंग्स अकाउंट। तो आप नौकरी तभी छोड़े जब आपके पास पैसा हो या आपके ऊपर आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फैमिली कैन बी अफेक्टेड, दिस शुड बी सॉर्टेड। एंग्शियस थॉट्स अबाउट नॉट गेटिंग, ये चीज है, इसने मेरा एक अटेम्प्ट खराब किया था। इस चीज को आप ध्यान रखें कि जब तक आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि आप जो है आपका अगर नहीं हुआ तो क्या होगा लाइफ में, तो भाई क्लियर करना बहुत मुश्किल है। नेगेटिव थॉट के साथ तो क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है,
they are being unemployed. You will regret your decision if you don't make it through the IAS exam. तो ये चीज होती है. इस वजह से अगर आप नौकरी छोड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाएं, एक बफर बनाएं अपने लिए, और यू आर एब्सोल्युटली सर्टेन दैट यू वांट टू बी एन आईएएस. ये चीज है कि आपको आईएएस बनना है क्योंकि आप आईएएस करना चाहते हो, इसलिए नहीं क्योंकि आपके परिवार वाले बोल रहे हैं फलाने बुए का लड़का आईएएस बन गया तो हमें भी करना है, कोई दोस्त बोल रहा है तो आईएएस करना है, इसलिए नहीं. योर रीजन टू डू आईएएस शुड बी सॉलिड. और दूसरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये है कि आपके पास प्लान बी, फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए. देखिए, क्वालिफाई करने का जो रेट है वो रेट बहुत कम है, इट इज लेस. तो कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते. उसके बाद आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत फाइट करनी पड़ेगी. तो प्लान बी होना बहुत जरूरी है. आजकल प्लान बी में जो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, वो टीचिंग में ही कितने ऑप्शंस आ गए. जब मैं टीचिंग में आया था तब सिर्फ ऑफलाइन हुआ करता था, और वो गिनती के राजेंद्र नगर में 4-5 इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे. आज की डेट में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैव इंक्रीज्ड एंड ऑनलाइन प्रेजेंस इज सो ह्यूज. In case you are unable to realize your IAS dream, ensure that you have enough financial backing ताकि आपका परिवार जो है वो struggle ना करे and they are unaffected by loss of your monthly income, or look for side hustle or freelancing. ये सब चीज आप ढूंढ लें. This is what you have to look for. और दूसरा जो है वो है MBA एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस. तो वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपके पास. तो MBA एग्जाम की तैयारी आप करें. आप MBA को कैसे तैयार करते हैं, एग्जाम का सिलेबस अच्छे से ध्यान रखें. मॉक टेस्ट तो खैर आपको दोनों में, यूपीएससी में भी और MBA में भी देने चाहिए. तो क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे जरूरी चीज है, और मॉक टेस्ट कि उतने ही गिवन टाइम फ्रेम में जो है आपने ये चीज तैयार करी है. तो MBA की तैयारी आप फाइनल ईयर में शुरू कर सकते हैं, 3rd ईयर या 4th ईयर में. और आप जैसे ही ग्रेजुएट हो जाएं, या आप 3rd ईयर में भी कैट का पेपर दे सकते हैं. जैसी ग्रेजुएशन पूरी होगी वैसी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी. सो इट टेक मंथ्स टू प्रिपेयर, इट डजंट टेक एज लॉन्ग एज यूपीएससी. फॉर द MBA एंट्रेंस एग्जाम, द मेजॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स बिगिन देयर प्रिपरेशन एज सून एज देयर 3rd ईयर ऑफ द बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम. तो ये यहां पर कर लेते हैं. तो ये है यूपीएससी और MBA के प्रोज कॉन्स. कॉन्स क्या है, मतलब आपको पूरी तरीके से बता दिया गया है कि दोनों सिलेबस या दोनों चीजें किस चीज के लिए स्टैंड करती हैं. आई होप आपको पसंद आया होगा ये स्ट्रैटेजी सेशन. आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं. मुझे फॉलो कर सकते हैं हम सोशल मीडिया हैंडल्स पे, स्पेशली टेलीग्राम, आयुष सांघीज IAS अकेडमी. इस पे आपको मेरे सारे टॉपिक्स के PDF मिलेंगे. दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय एवरीवन. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.